श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है किसी ग्रह और किसी भाव के जीव और शरीर का निर्धारण। उदाहरण के साथ एक जन्म कुंडली के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि जीव और शरीर के बिना किसी भी ग्रह का या किसी भी भाव का फलादेश करना, उसके प्रभावों का विचार करना एक पूर्णता प्रदान नहीं कर पाता है। ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, पाप कर्त्री है, शुभ कर्त्री है, सभी योग अपना प्रभाव दर्शाते हैं। लेकिन यदि जीव और शरीर किसी भी ग्रह की पीड़ित अवस्था में होते हैं तो वह उच्च राशि का होकर, स्वराशि का होकर, शुभ कर्त्री होकर, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण में राजयोग बनाकर भी अपना फल प्रदान नहीं कर पाता है। क्योंकि किसी भी ग्रह या किसी भी भाव का शरीर उसकी भौतिक यानी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करता है और उसी ग्रह का जीव या उसी भाव का जीव उसकी आत्मिक या आध्यात्मिक क्षमता दर्शाता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर किसी भी ग्रह का या भाव का जो शरीर होगा वह उसकी ताकत है और जो उसका जीव होगा, जो उसका प्राण होगा, वह उसकी नीयत है। अब किसी ग्रह के या भाव के शरीर के पास क्षमता हो सकती है, बल हो सकता है, लेकिन जीव के द्वारा यदि उसकी नीयत नहीं है तो वह बलवान होने के बाद भी बेहतर फल जातक को अपनी दशा अंतर दशाओं में सामान्य रूप से अपने कारकत्व का नहीं दे पाएगा। आत्मा कारक और अमात्य कारक का इसमें विशेष विचार कर लिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि आत्मा कारक और अमात्य कारक दो मूल ग्रह होते हैं किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा जो ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा और रानी होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा राहु और केतु जो जन्म नियंत्रक ग्रह होते हैं, जो सारी कुंडली को लगभग कवर कर देते हैं, उनका भी बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से हमें हर ग्रह और हर भाव के जीव और शरीर का निर्धारण करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उन्हीं के आधार पर हमें अपने अन्य सिद्धांतों के साथ अपने फलादेश को करना चाहिए। कुछ वर्षों पहले इसके ऊपर नियम बताए गए थे कि जीव और शरीर का निर्धारण कैसे करते हैं। उसके बाद वह विषय अधूरा रह गया था, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि जीव और शरीर का निर्धारण सरलतापूर्वक आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने मूल विषय की तरफ उदाहरण के साथ जीव और शरीर का निर्धारण देखने के लिए, और सामान्य रूप से उनका थोड़ा फल भी बताऊंगा कि अच्छे ग्रह अच्छे भाव में होने के बाद भी उस भाव का फल जातक को नहीं मिल पाया। आपके सामने एक जन्म पत्रिका तुला लगन की प्रकट हो रही है, जहां लगन का स्वामी शुक्र स्वयं धन भाव में, धन के कारक गुरु और दूसरे शुभ ग्रह बुध के साथ विराजमान है। धनेश भी पंचम भाव में है और लाभ भाव पर उसकी दृष्टि जाती है और लाभेश लगन स्थान में बैठा है। बेशक नीच राशि का है, लेकिन लाभेश का लगन में बैठना अच्छा बताया गया है। इसके अलावा चंद्रमा जो इनका आत्मा कारक ग्रह है, स्वराशि का होकर दसम भाव में बैठा है, केतु के साथ है, लेकिन 10 डिग्री का अंतर है। आत्मा कारक चंद्रमा शुभ ग्रह स्वराशि का होकर दसम भाव में और अमात्य कारक गुरु दो शुभ ग्रहों के साथ द्वितीय भाव में, और फिर भी व्यक्ति का जीवन एक अस्त व्यस्त व्यवस्था में रहता है। लगभग 35 वर्ष तक ये व्यक्ति अपने एक भ्रमणकारी जीवन जीते हैं, कोई स्थायित्व इनकी जीवन में नहीं होता है। उसके बाद ये विवाह करते हैं, संतान होती है, पौरोहित्य का कार्य करते हैं, लेकिन जीवन में धन के अभाव से त्रस्त रहते हैं।
विद्या भी इनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, फिर भी अपनी नैतिकता के आधार पर, अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। संतान सुख भी है, वैवाहिक सुख भी है, लेकिन आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो इसी कुंडली में हम विचार करते हैं कि इनकी जो जन्म काल का जो चंद्रमा आत्मा कारक है, जब उनकी दशा प्रारंभ होती है तभी से इनके जीवन में कुछ स्थायित्व आता है, लेकिन बहुत अधिक सफलता चंद्रमा स्वराशि का होने के बाद, आत्मा कारक होकर केंद्र में होने के बाद भी नहीं दे पाता है। 2020 के 19 दिसंबर तक इनकी चंद्रमा की दशा रहती है। ज्योतिष का भी अध्ययन करते हैं, कर्मकांड का कार्य करते हैं। तो अब इनके ग्रहों की स्थिति देखते हैं। इस कुंडली के आधार पर देखते हैं जीव और शरीर का निर्धारण। तो अब देखिए, मंगल जो द्वितीयेश है, धन भाव का स्वामी है, वह राहु के नक्षत्र में है और राहु उसका जीव बन जाता है। तो जीव के अक्ष के निकट में जब आत्मा कारक बैठेगा तो आत्मा कारक को पीड़ा होगी। तो ये आगे किसी कुंडली में बताएंगे कि किस तरह से इनका प्रभाव देखा जाता है। तो इसमें जो सिद्धांत पीछे की वीडियो में बताए गए थे, यदि वो आपने नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं कि नियम और निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसमें तामसिक, राजसिक और सात्विक ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। तो पहले हम विचार करते हैं सूर्य, जो इनका लाभ भाव का स्वामी है। तो लाभ भाव का और सूर्य का जीव कौन बनेगा? तो हम देखते हैं, सूर्य बैठे हैं इनके विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र गुरु का है और गुरु क्योंकि दूसरे दो ग्रहों के साथ हैं लेकिन अपने मित्र के घर में हैं, वहाँ पर शुक्र और बुध गुरु से ज़्यादा बलवान नहीं है, इसलिए गुरु सूर्य के लिए जीव बनेगा और बुध शरीर बनेगा, क्योंकि गुरु बुध के नक्षत्र में है। इस तरह से सूर्य के जो इनका लाभेश है, उसके जो जीव और शरीर बनते हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों सात्विक हैं। व्यक्ति अनैतिक मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, लेकिन दोनों छठे और 12वें के स्वामी होकर दोषपूर्ण हो जाते हैं और धन भाव में बैठकर धन का व्यय अधिक कराएंगे, लाभ कम कराएंगे, क्योंकि ये धनेश के जीव और शरीर बन गए हैं, धन भाव के जीव और शरीर बन गए हैं। वर्तमान में इनकी मंगल की दिशा प्रारंभ हो गई है। मंगल की दिशा में कुछ लाभ इन्हें हो रहा है, लेकिन पर्याप्त लाभ मंगल भी इन्हें नहीं दे पाएगा, धनेश और सप्तमेश होकर भी, पंचम स्थान में बैठकर भी। अब चंद्रमा का विचार करते हैं। तो चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में, उसका जीव बुध हुआ। बुध शनि के नक्षत्र में, शनि शरीर हुआ। तो शनि स्वयं अष्टम भाव में बैठा है और बुध स्वयं 12वें भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं दे पाया। मंगल सतभिषा नक्षत्र में, उसका नक्षत्र स्वामी राहु चतुर्थ भाव में बैठकर उसका जीव बनता है और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, वह शरीर बनता है। तो मंगल की दिशा इनकी प्रारंभ हुई है, उसमें चंद्रमा क्योंकि शरीर है, लेकिन राहु यहाँ तामसिक ग्रह है, चंद्रमा राजसिक ग्रह है, तो तालमेल का अभाव है, दोनों परस्पर शत्रु हैं। इसलिए मंगल की दिशा में भी उतनी सफलता मिलने के योग इन्हें कम ही दिखाई देंगे। बुध और शुक्र दोनों अनुराधा नक्षत्र में हैं, इसलिए शनि उनका जीव बनता है जो अष्टम में बैठा है और चंद्रमा उनका शरीर बनता है। शरीर बलवान है, दशम भाव में बैठा है, आत्मा कारक है, लेकिन जीव शनि अष्टम भाव में बैठता है जो एक खराबी दिखाता है, अशुभता दिखाता है। शनि का विचार करते हैं। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो चंद्रमा शरीर और बुध जीव बनेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। तो शनि की अंतरदशा जब भी इनके जीवन में आएगी, उन्हें
आंशिक रूप से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य कराएगी, क्योंकि चंद्रमा स्वराशि का है, जीव स्वराशि का है। बुध बेशक व्ययेश है, भाग्येश है, लेकिन दोनों ही सात्विक और राजसिक ग्रह हैं। तो शनि की अंतर्दशा में कहीं ना कहीं आंशिक लाभ इन्हें वृद्धि को प्राप्त अवश्य होगा। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा जीव बना। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, बुध शरीर बना। तो यहाँ शनि और राहु दोनों के प्रभाव लगभग एक जैसे होंगे। शनि अष्टम में है, शनि के प्रभाव कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन राहु केंद्र में है और उसका स्वामी अष्टम में है, तो राहु के प्रभाव भी शनि जैसे ही होंगे। राहु की अंतर्दशा में भी कहीं ना कहीं इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो सकती है। केतु शनि के नक्षत्र में है, शनि जीव बनेगा, और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा शरीर बनेगा। गुरु जो इनका अमात्य कारक है, अपनी मित्र राशि में, मंगल की राशि में, लेकिन बुध के नक्षत्र में बैठा है और बुध भी उसी के साथ बैठा है, तो उसका जीव बुध बनेगा, लेकिन बुध शनि के नक्षत्र में है, इसलिए शनि शरीर बनेगा जो अष्टम में बैठा है। इसलिए गुरु भी अमात्य कारक होने के बाद भी, धन भाव में दो शुभ ग्रहों के साथ बैठने के बाद भी षष्ठेश की अपनी स्थिति, अपने भाव को देखने के बाद भी वह अच्छा धन नहीं दे पाता है, जबकि उसके ऊपर योग कारक शनि जो चतुर्थेश और पंचमेश है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन शनि यहाँ अष्टम में है, आयु पक्ष के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक दोष है कि उसके दोनों घरों में दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, एक में राहु और एक में मंगल। तो जीव और शरीर का निर्धारण करके हम ग्रह के फल का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।